कभी सोचा है कि आज जो सब्जियां हम खा रहे हैं, क्या वो उतनी ही पौष्टिक हैं जितनी हमारे बड़ों के जमाने में हुआ करती थी? आज हम एक ऐसी ही छुपी हुई लेकिन बहुत बड़ी समस्या की बात करने वाले हैं, और वो है हमारे खाने में पोषक तत्वों की लगातार होती कमी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? कि खाना तो हम खूब खा रहे हैं, पेट भी भर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को वो पोषण नहीं मिल पा रहा जिसकी उसे जरूरत है। यही विरोधाभास आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। 80%, जी हाँ, -80%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोच कर देखिए, पिछले करीब 50 से 70 सालों में हमारी सब्जियों में कॉपर जैसा जरूरी मिनरल 80% तक घट गया है। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। अब ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे दशकों की रिसर्च और पक्के सबूत हैं। तो चलिए जरा इन सबूतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। ये डेटा सीधा यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए का है। देखिए, 1975 से 1997 के बीच ही वाटरक्रेस यानी जलकुंभी में आयरन 88% कम हो गया, और ब्रोकली ने अपना आधा से ज्यादा कैल्शियम खो दिया। ये बस थोड़ी बहुत कमी नहीं है, ये हमारे खाने के पूरे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही चिंताजनक बदलाव है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है? साइंटिस्ट इसे कहते हैं डाइल्यूजन इफेक्ट या तनुकरण प्रभाव। इसको ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं और उसमें ज्यादा पानी डाल दें तो क्या होगा? शरबत तो ज्यादा बन जाएगा, लेकिन उसका मीठापन कम हो जाएगा, राइट? बस पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब उन्हें जल्दी जल्दी और बड़ा होने पर मजबूर किया जाता है तो वो आकार में तो बढ़ जाते हैं, पर उन्हें मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व खींचने का पूरा समय ही नहीं मिलता। नतीजा, एक बड़ी दिखने वाली सब्जी जिसके अंदर पोषण कम होता है। ये रास्पबेरी एक्सपेरिमेंट डिल्यूशन इफेक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने रास्पबेरी के पौधों की मिट्टी में फॉस्फोरस फर्टिलाइजर डाला। इससे हुआ ये कि पौधे में फॉस्फोरस तो बढ़ गया और पौधा भी बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर मैग्नीशियम और कॉपर जैसे दूसरे 8 जरूरी मिनरल्स का लेवल 55% तक गिर गया। मतलब साफ है, ज्यादा पैदावार की कीमत हमने कम पोषण से चुकाई। तो ये जो डिल्यूजन हो रहा है, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक है एनवायरमेंटल डिल्यूजन, मतलब पर्यावरण से जुड़ा। जब हम खेती में फर्टिलाइजर या बहुत ज्यादा सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार तो बढ़ती है, लेकिन पोषक तत्व पतले हो जाते हैं। और दूसरा है जेनेटिक डिल्यूजन, यानी आनुवांशिक। इसका लेना देना उन फसलों की किस्मों से है जिन्हें हम दशकों से चुनते आ रहे हैं। चलिए अब इन दोनों वजहों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर हमारी खेती के तरीकों और फसलों की किस्मों में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहाँ आ पहुंचे हैं? ये एक लाइन में मॉडर्न एग्रीकल्चर की पूरी कहानी है। दशकों से हमारा सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहा है, प्रति एकड़ ज्यादा से ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। पैदावार, कीड़ों से लड़ने की क्षमता और फल सब्जियों का ज्यादा दिन तक ताज़ा रहना, इन सब गुणों को पोषण से कहीं ज्यादा महत्व दिया गया। ये शायद जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन नतीजा वही है, कम पोषक वाला खाना। और कई स्टडीज इस बात को साबित भी करती हैं। जब साइंटिस्ट ने ब्रोकोली की नई ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को पुरानी किस्मों के साथ उगाकर देखा, तो पता चला कि जैसे जैसे ब्रोकोली का वजन बढ़ा, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल घटता गया। यही कहानी गेहूं और मक्के के साथ भी दोहराई गई। जब हम सिर्फ और सिर्फ पैदावार के पीछे भागते हैं तो पोषण पीछे छूट ही जाता है। इसी को कहते हैं जेनेटिक डिल्यूशन इफेक्ट। पिछले कुछ दशकों में हमारी खेती करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। देखिए, 1940 से पहले पारंपरिक खेती होती थी, जिसमें अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी और मिट्टी की सेहत का ध्यान रखा जाता था। फिर 1960 के दशक में आई हरित क्रांति। इसके साथ आए ज्यादा उपज देने वाले बीज, सिंथेटिक खाद और कीटनाशक। और आज हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर के दौर में हैं, जहां एक ही तरह की फसल यानी मोनोकल्चर पर जोर है और केमिकल पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। इस बदलाव ने हमें खाना तो बहुत दिया, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत भी वसूली। चलिए भारत से ही एक असल उदाहरण देखते हैं, राजस्थान का। 1960 से पहले वहाँ के आदिवासी समुदायों का खानपान बहुत विविध था। उनकी थाली में मक्का, बाजरा, ज्वार और दूसरे कई तरह के मिलेट्स जैसे पोषक अनाजों की भरमार होती थीं। ये सारी पारंपरिक फसलें वहाँ के माहौल के हिसाब से एकदम परफेक्ट थीं और पोषण से लबालब थी। और अब आज की तस्वीर देखिए, थाली पूरी तरह बदल चुकी है।
अब गेहूं जो कम पौष्टिक है लेकिन जिसकी पैदावार ज्यादा होती है, वो खाने का 56% हिस्सा बन गया है। सोचिए 60 सालों में 5,500% की बढ़ोतरी, और वो जो पौष्टिक तरह तरह के मिलेट्स थे वो थाली से लगभग गायब हो चुके हैं। ये छोटा सा उदाहरण हमारे पूरे फूड सिस्टम में हुए बदलाव को दिखाता है, विविधता से एकरूपता की ओर और पोषण से सिर्फ पैदावारी की ओर। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना कि हम इस मुश्किल में फंसे कैसे, इसे सुलझाने की तरफ पहला कदम है। तो आइए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमारे खाने में खोए हुए पोषण को वापस ला सकते हैं। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते साफ नजर आते हैं। या तो हम उसी पुराने रास्ते पर चलते रहें जो मिट्टी को कमजोर करता है और खाने से पोषण छीनता है, या फिर हम एक नया रास्ता अपनाएं जिसे कहते हैं रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्योजी कृषि। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ फसल की पैदावार पर नहीं बल्कि मिट्टी को फिर से जिंदा करने और उसकी सेहत सुधारने पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ मिट्टी ही पौष्टिक भोजन की नींव होती है। और अच्छी खबर ये है कि ये तरीका काम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि रीजेनरेटिव तरीकों से उगाई गई सब्जियों में आम सब्जियों के मुकाबले औसतन 21% ज्यादा पोषक तत्व थे। मतलब जब हम मिट्टी में जान डालते हैं तो वो जान हमारे खाने में भी लौट कर आती है। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। चाहे वो रीजेनरेटिव तरीके से उगाया गया गेहूं हो जिसमें 58% ज्यादा सेलेनियम मिला, या पालक जिसमें ज्यादा विटामिन्स और आयरन था, यहाँ तक कि जिम्बाब्वे में एक रीजेनरेटिव फार्म के चारागाहों में पास के आम चारागाहों से 500% ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए गए। जब किसान मिट्टी की सेहत पर ध्यान देते हैं तो वो न सिर्फ स्वाद में बेहतर बल्कि सेहत के लिए भी कहीं ज्यादा फायदेमंद खाना उगाते हैं। वैसे रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के अलावा भी कई और दिलचस्प रास्ते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें बिना मिट्टी के पानी में ही पोषक तत्व घोलकर खेती की जाती है। इससे न्यूट्रिएंट्स पर पूरा कंट्रोल रहता है। एक और तरीका है बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें फसलों की ऐसी किस्में तैयार की जाती हैं जो पैदाइशी तौर पर ज्यादा पौष्टिक हों। और हाँ, एक आसान रास्ता ये भी है कि हम उन पारंपरिक फसलों को अपनी थाली में वापस ले आएं जिन्हें हम भूल चुके हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के मिलेट्स और पुरानी देसी सब्जियां। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पिछली 1 सदी में इंसान ने खेती के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमने अरबों लोगों का पेट भरने लायक खाना उगाना सीख लिया है। हमने मात्रा यानी क्वांटिटी की समस्या को तो लगभग सुलझा ही लिया है। और अब असली चुनौती यही है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम काफी उगा सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम ऐसा खाना उगा सकते हैं जो हमें सच में पोषण दे। सबूत हमें बताते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। अब चुनाव हमें करना है। क्या हम सिर्फ पैदावार के पीछे भागते रहेंगे या फिर अब हम खाने की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को